देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर पर एमसीक्यू, स्पेशली इक्विवेलेंट सर्किट के करस्पॉन्डिंग और फंडामेंटल पे। ठीक है, नियर अबाउट 31 क्वेश्चन रहेगा। 30 से 31 क्वेश्चन के राउंड ऑफ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करते जाना और कमेंट में लिखते जाना। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आंसर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में करो। ठीक है, हाँ स्पेशली हम खुद भी वैसे डिटेल में करवा देते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ जो चीज़ें पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम बोल देते हैं कि वहाँ से आप देख लेना। हाँ फिर भी डाउट है तो कमेंट में लिख दो, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ EMF पर टर्न हैविंग, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200, जो प्राइमरी साइड और ये 2310 और 220। ठीक है, 50 हर्ट्ज। EMF पर टर्न VT की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग दी हुई है 13 वोल्ट। हमारा टारगेट है एस्टिमेट प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न विल बी, तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा N1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड लिखो, N1 दिस इक्वल टू V1 डिवाइड बाई VT, बस 2310 डिवाइड बाई 13 कर दो, जो भी क्लोजर आएगा आंसर। ठीक है, उस पर टिक लगा दो। तो यार 2310 डिवाइड बाई 13 ये 177 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, क्लोजर टू 177.6, मतलब आप आंसर करस्पॉन्डिंग किसको कंसिडर करोगे, 176 से दिया है 179, तो 179 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे देखो अपने क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला, CRGO लेमिनेशन इन ट्रांसफार्मर आर यूज टू मिनिमाइज, किसके लिए यूज़ करते हैं। पहला अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन करस्पॉन्डिंग इसमें दिया हुआ है एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस बोथ, किसके लिए यूज़ होता है। पहली बात CRGO जो यूज़ होता है वो होता है हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, और साथ साथ बोला लेमिनेशन, CRGO लेमिनेशन इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज टू मिनिमाइज। तो जो लेमिनेशन हम यूज़ करते हैं CRGO लेमिनेशन का मतलब वो एडी करंट लॉस को भी क्या करेगा, रिड्यूस करता है। तो दोनों काम करता है ये, पहला हिस्टैरिसीस लॉस को, फिर एडी करंट लॉस को भी रिड्यूस करता है। तो बोथ चीज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रांसफार्मर इज फीड फ्रॉम ए DC rather than single phase AC, then transformer will burn in its winding, operate normally, will not operate, will give very small leakage flux. Which one is correct? बताओ कौन सा सही होगा, कौन बताएगा जल्दी से। हाँ क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। गुड गुड, बर्न कर जाएगा सर, बर्न कर जाएगा। हाँ आंसर रीजन। ठीक है, सर DC इज नथिंग बट AC इज 0 फ्री। हाँ DC के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो IM क्या मिलेगा, IM की वैल्यू जब आप करेंगे रिएक्टेंस क्या मिलेगा, XM। आपको ऐसे समझो, XM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो IM दिस इक्वल टू V बाई 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, काफ़ी लार्ज करंट होगी। ठीक है, रिएक्टेंस विल बी 0, तो करंट क्या होगी, लार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। या ऐसे समझो कि जब रिएक्टेंस नहीं होगा तो जो
उसमें रेजिस्टेंस है कौन सा, लीकेज, बहुत स्मॉल लीकेज रेजिस्टेंस है ना प्राइमरी साइड की बात करें तो V डिवाइड बाई सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो रेजिस्टेंस चूँकि बहुत ही कम है तो दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, लार्ज करंट हमको मिलेगी। नहीं, याद करो प्राइमरी साइड से ही आप अगर देखो तो वो क्या, V डिवाइड बाई R सिर्फ R ही बचेगा ना, तो R की वैल्यू क्या है, अब ये R की वैल्यू 0.01 है सपोज करो, और ये कितना है 220, मान लो 220 डिवाइड बाई 0.1 कितना हो गया 2200, मतलब 2.2 किलो एम्पियर। इतने पे वो क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा। ठीक है, इतने में उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, बोलो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। अगर रिएक्टेंस का कंसेप्ट समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी जो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे ट्रांसफार्मर का, उससे क्या हो जाएगा, ये उससे भी देख सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है 0, दैट्स वाई रिएक्टेंस आपको मिलेगा क्या है 0। खैर यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट नॉर्मल ऑपरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, बोलो। इसका जो आंसर होगा कौन सा, ए इज द मोस्ट इफेक्टिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, for a single phase transformer operating at normal operating condition has useful flux 1 Weber. If machine is loaded 0.8 power factor then mutual flux will, देखो ये बोला है नॉर्मल कंडीशन करस्पॉन्डिंग यूजफुल फ्लक्स कितना है 1 वेबर। ठीक है, इट्स मशीन इज लोडेड 0.8 पावर फैक्टर देन म्यूचुअल फ्लक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ। पहली बात, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, लीडिंग है कि लैगिंग है, कुछ बोला है। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन है यूजफुल इतना वेबर इज लोडेड 0.8 पावर फैक्टर। देखो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि लीडिंग है कि लैगिंग है। हमने एक क्वेश्चन करवा रखा था इस पे कि पावर फैक्टर जो हमने बताया था फेजर डायग्राम के थ्रू, उसमें बताया था कि अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो जो फ्लक्स है फाई की वैल्यू क्या होती है, वो स्लाइटली इंक्रीज़ करती है, बहुत स्लाइटली इंक्रीमेंट होता है। और अगर लैगिंग है तो बहुत स्लाइटली उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, और समझ आ रहा है, अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो भी उस स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो लैगिंग के केस में और यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ये याद रखना, हमने फेजर डायग्राम से बताया था ना, वो काफ़ी लंबा डिस्कशन था, वो देख लेना अगर नहीं, कि फाई एम ये नहीं कि बस वो V माइनस सिर्फ इससे नहीं देखना रहता है कि सर इससे देख ले, नहीं, हमने फेजर डायग्राम करके उसको पूरा बाकायदा ड्राइव किया था। ठीक है, तो वो लेक्चर देखना आप। ठीक है, तो हमने बताया था कि फाई एम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा, कब, इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर एंड रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड के बारे करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, नो लोड के करस्पॉन्डिंग नहीं। लैगिंग पावर फैक्टर और रेजिस्टिव लोड में हमको फाई एम में क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीमेंट मिला था। ये जो डिक्रीमेंट मिला था बहुत ही स्लाइटली, बहुत हल्का सा स्लाइटली। ठीक है, कि जो फाई एम जो है फाई एम नॉट से क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज कर गया था। और यही अगर लीडिंग का केस है तो लीडिंग पावर फैक्टर है तो उसमें फाई एम जो है स्लाइटली फाई नॉट से क्या होता है, इंक्रीज कर गया था। ठीक है, तो कौन सा होगा जो सबसे कम के करस्पॉन्डिंग है, कौन सा होगा, ए की, बी की, सी की, डी, स्लाइटली मे बी डिक्रीजेस टू 0.98। अगर ये मेंशन नहीं किया कि लैगिंग है कि लीडिंग, तो आप कौन सा लेके चलोगे, हमेशा लैगिंग वाला कंसिडर करके चलोगे। अगर मेंशन कर दिया कि लीडिंग है या लैगिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग, तो अगर लीडिंग बोल देता तो कौन सा होता,
सी ऑप्शन, और वो मेंशन नहीं किया है तो आप कौन सा ऑप्शन बोलोगे? ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ इसको देख के वो जो फार्मूला v माइनस आई है उससे नहीं, फेजर डायग्राम से हमने करवाया था, याद है? वो देख लेना अगर दिक्कत होगी तो, हमने क्वेश्चन में करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। The flux involved in EMF equation of a transformer has RMS value, average value, total value and maximum value। बताओ कौन सा होगा? ये तो बता सकते हो अपने से, बताओ। The flux involved in a transformer in the EMF equation of a transformer has, बताओ कौन सा होगा? The flux is always taken, बोलो। The flux involved in a EMF equation of a transformer has RMS value, average value, total value कि maximum value? प्रैक्टिकली हम लोग क्या लेते हैं? RMS वैल्यू लेते हैं कि एवरेज वैल्यू लेते हैं कि टोटल वैल्यू लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं? हमने क्या बताया था? 5 मैक्स की बात करते हैं ना वहाँ पे। देखो आगे भी गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है? तो इसलिए कितना मैटर करता है चीज़ें। तो कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन प्रैक्टिकली, ठीक है? फ्लक्स इज ऑलवेज कंसिडर पीक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। If the frequency at the primary supply is varied gradually, then secondary terminal voltage will be, बताओ। If the frequency at the primary supply is varied gradually, ठीक है? बोल रहा है ना कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है प्राइमरी सप्लाई जो में जो है ग्रेजुअली क्या करे? वेरिड बोले ना। इफ फ्रीक्वेंसी एट द प्राइमरी सप्लाई इज वेरिड ग्रेजुअली, देन सेकेंडरी वोल्टेज विल not change vary directly, will vary opposite, will vary inversely of the frequency। which one is correct? बताओ कौन बताएगा जल्दी से? सर ए नॉट चेंज। देखो बोला है ना इफ फ्रीक्वेंसी, क्यों? इफ द फ्रीक्वेंसी एट द प्राइमरी सप्लाई इज वेरिड ग्रेजुअली, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम इफ द फ्रीक्वेंसी एट प्राइमरी सप्लाई इज वेरिड, प्राइमरी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अगर वेरिड किया, देन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात हो रही है। नॉट चेंज डायरेक्टली, बताओ कौन सा होगा? टर्मिनल वोल्टेज, याद रखना टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है। टर्मिनल वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होगा ना जी, टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस नहीं होगा। E1 E2 अलग है, वो इंड्यूस होता है ना, इंड्यूस EMF की बात होती है तब, ठीक है? इंड्यूस EMF प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मतलब लोड साइड की बात हो रही है, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं वोल्टेज दिख गया तो इसका मतलब थोड़ी हो जाएगा कि आंख बंद के लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो बताओ अपने से, इसे अपने से बताओ, बता सकते हो अपने से, गुड। हाँ चलो। देयर आर टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर A and B such that flux density
अप्लाई टू बी इज डबल देन मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ बी इज, फ्लक्स डेंसिटी डबल कर दिया गया, ठीक है। देयर आर टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, मतलब सब कुछ सेम है, बस केवल चेंजेस क्या किया गया है, द फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई टू बी इज डबल, बी में जो है वो क्या है, डबल हो गया फ्लक्स डेंसिटी, देन मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द बी इज, ठीक है। फ्लक्स डबल करने से क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, बी की करंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, फाई एम इंक्रीज करने से आई एम में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इतना तो फिक्स है कि ए से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन कितना होगा ये कह नहीं सकते कि डबल होगा, डबल नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करेगा कर्व के करस्पॉन्डिंग। नहीं याद है ये जो हम लोग प्लॉट करते थे इनके करस्पॉन्डिंग, ये आपका B और ये H जो लिखते थे ये आई एम के प्रोपोर्शनल है, और इसको कहते थे कि ये फाई एम के प्रोपोर्शनल आता था, ठीक है। तो अगर आपने आई एम को इंक्रीज़ किया, मतलब आपका फाई एम इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, फाई एम इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ज़रूरी नहीं कि करंट भी में भी उतना ही चेंजेस हो, ठीक है। लेकिन हाँ इतना तो ठीक है, फिक्स है कि जैसे इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो अगर ये आई एम है तो यहाँ पे कितना है फाई एम, तो अगर हमने आई एम को चेंज किया, वो आई एम डैश हुआ तो फाई एम मतलब डबल, ये डबल हुआ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी डबल हो, लेकिन इतना तो फिक्स है कि वो पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, फाई एम डैश जो होगा वो क्या है, ज़्यादा होगा पहले वाले से। क्योंकि पहला वाला ए और बी का सेम था, तो आप कह सकते हैं कि जो दो बी का होगा, अब जो बी का आएगा आफ्टर डबलिंग द करंट, आफ्टर द डबलिंग द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इसको डबल करने पे जो इसमें चेंजेस होंगे, यहाँ पे बोला ना मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डबल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है। इसको डबल करने से करंट में तो चेंजेस होगा, बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि वो ए से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, वो ए से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, लार्जर देन ए। तो विच वन इज़ करेक्ट, डबल नहीं कर सकते, लीनियर नहीं, यहाँ पे ये जो है एकदम लीनियर नहीं है, और कुछ रेंज जोन डिसाइड नहीं किया है, तो इस वजह से आंख बंद करके नहीं लगाना है, हमेशा मैग्नेटाइजिंग कर्व से देखना है उसको, ठीक है, क्योंकि हमने इसका कोई फार्मूला इसी वजह से भी नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये 220, ठीक है, तो ये हो गया हाई वोल्टेज साइड और ये हो गया लो वोल्टेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वीडियो पैरामीटर, हाई वोल्टेज साइड और ये लो वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू 2.4 और एक्स की वैल्यू 6 ओम। लो वोल्टेज साइड करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू 0.03 और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.07, यही है। द प्राइमरी रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड इज, प्राइमरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी रिएक्टेंस रिफर टू, तो पहले बताओ प्राइमरी रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, क्या लिखते हैं, किसके करस्पॉन्ड लिखते हैं, रिफर टू, जब प्राइमरी को सेकेंडरी ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, x1 इंटू के स्क्वायर या के स्क्वायर इंटू x1, n2/n1 का होल स्क्वायर इंटू x1, क्लियर। बस वैल्यू पुट कर दो, ये कितना 220 डिवाइड बाई का होल स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा 0.06,
एकदम सिंपल सा। हमको ये देखना था, हमको किधर जाना है, प्राइमरी से सेकेंडरी साइड की तरफ। प्राइमरी से सेकेंडरी तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइमरी साइड कौन है, हाई वोल्टेज साइड है, तो हाई वोल्टेज साइड का x लिखेंगे। ठीक है, बस खत्म। बोलो किसी डाउट तो पूछो जल्दी से। चलो इसी को दूसरे, इसी में वहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कर सकते थे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलो अब इसको करो अपने से। सेकेंडरी रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। अब की बार क्या है, सेकेंडरी रिएक्टेंस को रिफ़र करना है प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी रिफ़र टू प्राइमरी साइड। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, x2 बाई के स्क्वायर। तो x2 बाई के स्क्वायर का मतलब हो गया ये n1 डिवाइड बाई n2। ठीक है, और यहाँ पे x2, बस वैल्यू पुट कर दो। सेकेंडरी कौन सा है, लो वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड का कितना है, पहले तो n1 बाई n2, 2200 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर इंटू x2 की वैल्यू 0.07। ठीक है, सेकेंडरी कौन सा है, लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज साइड का रिएक्टेंस, बस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा, 7 ओम। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो पूछो। चलो अगर थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं, उनके और भी क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकते हैं इसी पे। तो जो भी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसी में चेंजेस कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बताओ, द प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, द प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस बताओ कौन सा होगा। क्या करोगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस बोला है, रेफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस कौन सा, हाई वोल्टेज साइड का, तो ये हो गया आर। सेकेंडरी साइड रिफर कर दो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, n1 बाई n2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2.4 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना होगा, 0.01, तो ये 0.024 ओम आएगा। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी था ये चेंज हो गए। तो अपने को तो हर तरीके से तैयार रखना है ना। चलिए अब बोला सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस कर दो, रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, रेफर टू प्राइमरी साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस कौन सा, लो वोल्टेज साइड का, तो यहाँ पे R, और R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0.03, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम, कितना आ गया, 3 ओम। तो विच वन इज करेक्ट, बोलो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है, तो हम उसको फिर से कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 11।
अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए ट्रांसफार्मर डैश है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेज ऑफ द लीकेज फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में, इन ए ट्रांसफार्मर, बताओ, इन ए ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज लीकेज फ्लक्स अगर इंक्रीज करता है तो कौन सा टर्म डिक्रीज करेगा? फर्स्ट है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज, ऑल ऑफ द मेंशन। बताओ। अगर पहले तो प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज से कोई मतलब ही नहीं है इसका। ट्रांसफार्मर में अगर डिक्रीज करता है लीकेज फ्लक्स में तो इंड्यूस वोल्टेज से कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इंड्यूस वोल्टेज के पीछे कहाँ पड़ गए? लीकेज फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो V1 V2 पे फर्क पड़ता है ना जी। V1 पे क्या, V1 तो सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है जो आप देखोगे, फर्क किसके पड़ेगा? V2 पे, टर्मिनल वोल्टेज पे। ठीक है, सो टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, इंड्यूस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विच वन इज इफेक्टेड? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट नीडेड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लोड करंट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर की लोड पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। बताओ, द कंपोनेंट नीडेड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए किन की ज़रूरत पड़े? लोड करंट जरूरी है, ठीक है, उसके बिना तो इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर R1 X1 सर्किट ज़रूरत है, नॉर्मल सी बात है, एंड लोड पावर फैक्टर। तो विच वन इज करेक्ट? A B C तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नहीं तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर, ठीक है, ये कपल्ड बट अनकनेक्टेड। हाँ बताइए, विच वन इज करेक्ट? जो प्राइमरी साइड होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिकली कपल होती है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर मैग्नेटिकली कपल होते हैं ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं क्या? नहीं। ये किस में होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है ना, कि वो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं। तो दोनों ही, न कि दोनों ठीक है, तो दोनों कनेक्टेड होते हैं मैग्नेटिकली नॉट इलेक्ट्रिकली। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिकली नॉट मैग्नेटिक। पहला ही सही है, सी बी तो हो नहीं सकता। सी है मैग्नेटिकली आल्सो मैग्नेटिकली नहीं। ठीक है, ऐसा इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफार्मर इज करेक्टेड टू मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पावर क्या होती है? प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, किस में? ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिकली प्लस इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं वायर के थ्रू, याद है? प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी था ये, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, वी कैन एम्प्लॉय द ट्रांसफार्मर पावर रेंज ऑफ लोअर एंड हायर रेंज, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू की मीडियम वैल्यू। विच वन इज करेक्ट? लोअर वैल्यू एंड हायर वैल्यू। क्लियर है कि नहीं जी? लोअर से हायर के बीच में मिलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज़ कंपेरेटिवली मच हायर इफिशिएंसी, जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी है मच हायर मिलती है देन ए सिमिलर इंडक्शन मशीन ड्यू टू, सिमिलर इंडक्शन मशीन के कंपेरिजन में क्यों ऐसा हायर इफिशिएंसी मिलती है? पहला, स्मॉल एयर गैप, गुड, स्मॉल एयर गैप की वजह से हमने बताया था जब एयर गैप ज़्यादा होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, अगर उसी के करस्पॉन्डिंग हमको रखना है तो हमको जो है करंट क्या होनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, या ठीक है, ये बताया था हमने किस में, इंडक्शन मशीन में। तो स्मॉल एयर गैप होता है पहली बात, कि जिसकी वजह से फ्लक्स इसके कंपेरिजन में हमको कम फ्लक्स पे काम हो जाता है, ठीक है, हमको स्ट्रॉन्ग आईएम मिल जाता है। नेक्स्ट वन, नो मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, लॉसेस कम से कम होंगे। स्ट्रॉन्ग कपलिंग, हाँ उसके कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है। तो ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी, ठीक है, लॉसेस भी रिड्यूस होते हैं ना। लॉसेस रिड्यूस का मतलब यहाँ पे रोटेशनल लॉस नहीं होता ना ट्रांसफार्मर में, इसका मतलब ये है रोटेशनल लॉस नहीं होता, इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसके कंपेरिजन में कम लॉसेस। नाउ नेक्स्ट वन, रुक जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। It has needed that to isolate DC noise coming from the transmitted signal to attain the same which machine can be used without suffering significant losses। बताओ, ये तो सबको पता है ट्रांसफार्मर ही है, ये आइसोलेटेड ऑफ डीसी होता है ना, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कौन बताएगा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, हाँ, कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड सीट स्टील, इससे क्या मिलता है, लो कोर लॉसेस, हाई परमेबिलिटी, नहीं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है, ये तो सबको याद होना चाहिए, CRGO। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द लीकेज फ्लक्स इन द फ्लक्स इज इन साइड द ट्रांसफार्मर विच लिंक आइदर ऑफ द वाइंडिंग, लिंक both of the winding, yoke of the core, winding of the core, which one is correct option? बोलो बोलो, लीकेज फ्लक्स इन द साइड ट्रांसफार्मर विच, बताओ, लीकेज फ्लक्स जो होता है आइदर ऑफ द वाइंडिंग, लिंक ऑफ द वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग से लिंक अप थोड़ी होता है, ठीक है, कोर से भी नहीं, विंड ऑफ द कोर, नो, लिंक आइदर ऑफ द वाइंडिंग, किससे, इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे लॉस होता है ना कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
Consider two transformer X and Y having exact rating but have flux density of like this one and this one respectively. The weight of transformer A per kVA will be more than that of B, lesser than that of B. Which one is correct? बताओ, बोलो. Consider two transformer X and Y having exact rating. Rating क्या है? सबके सेम है, बट having flux density, जो फ्लक्स डेंसिटी क्या दोनों की डिफरेंट है. द वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए पर केवीए विल बी, किसका वेट जो है पर केवीए क्या होगा, ज़्यादा होगा. देखो फ्लक्स डेंसिटी किसका करस्पॉन्डिंग होती है? फ्लक्स डेंसिटी वी एम दिस इक्वल टू क्या होता है? फाई एम डिवाइड बाई ए. ठीक है, फाई एम डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, बोलो. और ये फ्लक्स डेंसिटी जो है एक की दिया हुआ है, बट फ्लक्स डेंसिटी 1.5 और 2 रिस्पेक्टिवली. द वेट ऑफ ट्रांसफार्मर पर केवीए. फ्लक्स डेंसिटी बी एम की वैल्यू बी एम के इक्वल टू फाई एम बाई ए करस्पॉन्डिंग. अब ये एक है 1.5 और दूसरा है 2T. ठीक है, तो इतना तो फिक्स है. टू एग्जैक्ट रेटिंग बट फ्लक्स डेंसिटी सेम, मतलब फाई एम की वैल्यू सेम है. ठीक है, तो वेट ऑफ, तो इसका मतलब ये फाई एम और ये रेटिंग अदर्स रेटिंग सेम है ना. तो ये बताइए फ्लक्स डेंसिटी अलग है. ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी क्या सेम है? नहीं, फ्लक्स सेम है, फ्लक्स डेंसिटी क्या दोनों की अलग अलग है. बोलो ना एक्स वाई, कंसिडर टू ट्रांसफार्मर एक्स वाई हैविंग एग्जैक्ट रेटिंग. एग्जैक्ट रेटिंग है बट हैविंग फ्लक्स डेंसिटीज जो है डिफरेंट डिफरेंट करस्पॉन्डिंग है. एक है 1.5 और दूसरी 2T की रिस्पेक्टिव. देन वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए पर केवीए विल बी. अच्छा, ए के बारे में पूछा है. अच्छा ये बताइए, ऐसा समझो फाई एम दिस इक्वल टू 1.5T इंटू A1, फाई एम दिस इक्वल टू 2T इंटू A2. ठीक है, अगर ये दोनों या 2T इंटू A2 कर दें तो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 डिवाइड बाई 1.5, मतलब ये अगर 20/15 मतलब 4/3 A2. इसका मतलब A की एरिया नहीं, जो A की एरिया होगी जिसकी एरिया ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है, उसका वेट भी क्या मिलेगा? हमको ज़्यादा मिलेगा. बस ख़त्म कहानी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो एरिया किसकी मिलेगी? ए की ज़्यादा मिलेगी ना. ए की एरिया ज़्यादा होगी बी के कंपैरिजन में, दैट्स वाई उसका वेट भी हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, और इसी क्वेश्चन में ए की जगह बी कर दो. बी कर दो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सेम वही. अगर वेट ऑफ ट्रांसफार्मर, अब बी की बात करें तो वो क्या होगा? बी की बात करें तो वो क्या होगा? लेसर देन, एक सेकेंड, जो ऑप्शन है उसमें चेंजेस कर देते हैं.
जहाँ बी है वहाँ ए कर दो, ए ए ए। हाँ अब बताइए, कंसीडर सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेसर देन दैट ऑफ बी कि मोर देन दैट ऑफ बी, लेसर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड ऑन, ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांसफार्मर डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कूलिंग एज इट विल, बोलो ट्रू है कि फॉल्स? क्या कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। कौन कौन सी कूलिंग? ऑयल कूलिंग, एयर कूलिंग, ईटीसी। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। The output voltage C at the CRO connected at the secondary terminal is a square wave. Then the flux density used for energize the primary is triangular कि sinusoidal, किसी का रेस्पॉन्डिंग होगा कि स्क्वायर वेव किस, बताओ। बताया था क्या हो जाएगा, एन डी फाइव बाई डी टी का रेस्पॉन्ड निकाल के। ठीक है, एक आउटपुट वोल्टेज सी आर ओ कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी टर्मिनल इज स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव का रेस्पॉन्डिंग है तो ई दिस इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी करके कर लो, किसके करस्पॉन्ड मिलता है, ट्रायंगुलर वेव मिलता है ना। ई दिस इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विल बी इंट्रोड्यूस हीटिंग, बोलो हीटिंग ऑर्डर हार्मोनिक मैग्नेट, हीटिंग तो जनरेट करेगा ही, हायर ऑर्डर हार्मोनिक भी जनरेट करता है, मैग्नो स्ट्रिक्शन भी। ठीक है, हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं ना, मैग्नेटिक स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हमिंग साउंड जो है क्रिएट होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, डी। चारों के चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 25, the transformer action required a constant magnetic flux, increasing magnetic flux, alternating magnetic flux, alternating electric flux. Which one is correct? बोलो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत थोड़ी होती है। ठीक है, कैसी चाहिए, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग वाला भी नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, अल्टरनेटिंग। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफ ए ट्रांसफार्मर इज फीड फ्रॉम 220 वोल्ट and DC supply rather than one single phase AC supply, then transformer will be। अच्छा, अगर हम AC की जगह DC यूज़ करेंगे तो क्या कर जाएगा, ट्रांसफार्मर में बंद कर जाएगा ना जी। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्या, अच्छा क्वेश्चन बता रखे हैं तो दैट्स वाई फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 27। Now in an ideal transformer the impedance can be transferred from one side to other side directly proportional to square of turn ratio। टर्न रेशियो का मतलब यहाँ पे N2 by N1 करस्पॉन्डिंग, वन साइड
से दूसरी साइड की तरफ किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द टर्न रेशियो की इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शनल, विच वन इज करेक्ट? किसके करस्पॉन्डिंग होता है? अभी देखो वन साइड टू अदर साइड बोला है ना, तो वन साइड मतलब अगर प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं तो क्या होता है, के स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, और सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी से मतलब बाई के स्क्वायर करस्पॉन्डिंग। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टर्न रेशियो। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वन साइड टू अदर साइड बोला है ना, वन साइड मतलब यहाँ पे आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जानना करस्पॉन्डिंग बात करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर द एप्लीकेशन फॉर ऑफ ऑयल इज़ फॉर कूलिंग के लिए कि इंसुलेशन के लिए कि बोथ के लिए, कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराते हैं ना इसके थ्रू, तो दोनों के लिए यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लेमिनेट ट्रांसफार्मर को टू रिड्यूस एडी करंट की हिस्टेरेसिस लॉस की बोथ, ठीक है। बताओ लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? लेमिनेटेड जो इस वजह से किया जाता है कि एडी करंट लॉस क्या हो, रिड्यूस हो जाए। लेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है तो करंट पाथ क्या हो जाएगा उसकी वजह से, करंट पाथ जो लार्ज करंट पाथ था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच करेक्टली, कोर फ्लक्स डिपेंड अपॉन अप्लाई वोल्टेज, यस कोर फ्लक्स तो डिपेंड करता है अप्लाई वोल्टेज पे। सेकंड वन, लीकेज फ्लक्स डिपेंड अपॉन वाइंडिंग करंट, लीकेज करंट जो है वाइंडिंग करंट पे डिपेंड करती क्या, बताओ। बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? बोथ आर सही है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 31। In case of power transformer, the no load current in terms of rated current is 2 to 4, हमने कहा 3 to 4%। तो कौन सा क्लोजर है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे।